students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and the part of geography and lesson number 4 external processes and changing landforms. This is part 2 of this lesson. इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था. पार्ट 1 में हमने ग्रेडेशन के बारे में और लैंडफॉर्म्स के बारे में जानकारी थी. उसमें हमने लैंडफॉर्म्स के रिवर एंड लैंडफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज के इस पार्ट 2 में हम उसका सेकंड जो पॉइंट है लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं. तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स मीन्स क्या होता है? Precipitation in the higher latitudes and at higher latitudes is in the form of snow. ठीक है, मतलब जो हायर जो लैटिट्यूड्स आते हैं अपने इक्वेटर के ऊपर, अपने अर्थ के इसमें, तो जहाँ पे ज़्यादा हायर लैटिट्यूड होता है वहाँ पे क्या होता है? स्नो होता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड का वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होता है. As the snow accumulates, it gets converted into ice, और वो जो स्नो है फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. At high latitudes, as in the polar region, this forms continental glaciers और ice sheets. और ऐसे जो रीजन्स है उनको पोलर रीजन कहा जाता है, मतलब जहाँ पे हर तरफ स्नो होती है, बर्फ होता है. ठीक है, और ऐसे एरिया को ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म भी कहा जाता है. इन माउंटेनियस एरिया it forms valley glaciers and snowfields above the snow line. माउंटेन की जो एरिया होता है, मतलब जहाँ पे कई इस तरीके के जो माउंटेन्स होते हैं, ऐसे एरिया में वैलीज ग्लेशियर्स होते हैं. ठीक है, मतलब जो वैलीज उसमें जो होते हैं, और स्नोफील्ड्स में जो स्नोफील्ड्स जहाँ पे होती है वहाँ के एरिया को स्नो लाइन, उसको स्नो लाइन कहा जाता है. The snow line is an altitude above which the ground remains permanently covered with snow. उन माउंटेन्स के ऊपर जैसे स्नो लाइन होती है, मतलब पूरी लाइन से स्नो पड़ी हुई होती है माउंटेन्स के ऊपर, तो उस स्नो लाइन जो होती है वो पूरी किससे कवर होती है? स्नो से कवर होती है. ठीक है, उसमें पूरा स्नो ही भरा पड़ा होता है. When the snow creeps down the slope of mountains due to the action of gravity, it forms a river of ice known as a glacier. और जब जो स्नो जो होता है माउंटेन्स के ऊपर, वो उसमें कुछ एक्शंस होती है, उसमें ग्रेविटी होती है. ठीक है, ग्रेविटी की एक्शंस होती है, और उसके वजह से जो नदियाँ वगैरह होती है वो जो आइस है वो मेल्ट होता है और उसका पानी बन जाता है और वो नदियों को जाके मिलता है. उसी को ग्लेशियर कहा जाता है. As a glacier moves, it carries rock fragments as well as gravel with it. A glacier erodes both the bed and the sides of its valley at the same time, thus forming a U-shaped valley with a flat base and very steep sides. और ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब जो आइस का जो वाटर बन जाता है, वाटर में वो कन्वर्ट होता है, तो वो जो पानी होता है वो एक ऐसे यू शेप में ऐसे बहता है. ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स की जो वैलीज होती है वो कैसे ऐसे ऐसे शेप में होती है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे, तो वो यू शेप में ऐसा वो शेप हमें दिखाई देता है वहाँ पे. इन द माउंटेन्स ग्लेशियर्स क्रेव्स डीप हॉलोज फॉर्मिंग आर्मचेयर शेप डिप्रेशंस नोन एज कोरियर एंड सर्क्यू और कॉम्स. मेनी सच फीचर्स आर फाउंड इन द स्कॉटिश एंड वेलिश हाईलैंड्स. और ये जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में ये जो ग्लेशियर्स बनते हैं उसके मतलब एक आर्म चेयर के शेप में वो बनता है, और उसी को क्या कहते हैं? कॉरी कहते हैं. स्कॉटलैंड में उसको कॉरी कहते हैं. फ्रांस में उसको सर्क्यू के नाम से जाना जाता है, या फिर स्वैम्स के, मतलब जो पहाड़ होते माउंटेन्स उसमें ऐसे बीच में ऐसे गड्ढा हो जाता है, मतलब ऐसे शेप में आके वो ऐसा बनता है, तो बीच में जो स्नो जमा होता है ना, तो वो एक चेयर के शेप में बन जाता है. ठीक है, आर्म चेयर के शेप में, तो उसी को कॉरी कहते हैं, सर्क्यू कहते हैं और कॉन्स भी कहा जाता है. और कई ऐसे फीचर्स है जिसमें जो स्कॉटिश में जिसको फाउंड किया जाता है कि स्कॉटिश में, मतलब स्कॉटलैंड्स में वगैरह नहीं, क्या उसमें हाईलैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे शेप के आइस जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. Thereafter, when the ice melts, the basin or hollow is filled with water, forming a lake known as a corrie lake or tarn. और जब ये
आइस मेल्ट होता है तो वो एक बेसिन मतलब ऐसे खोरे बन जाते हैं उसमें, और वो पूरा पानी जो है वो उसमें फिल होता है, और पूरा जो उससे एक क्या बन जाता है, उसमें एक लेक बन जाता है, एक तड़ा बन जाता है, जिसको कॉरी लेक या फिर टैंक के नाम से जाना जाता है. When two or more glaciers form quarries on either sides of the same mountain, they ultimately form a pointed peak called a pyramidal peak. For instance, Mount Matterhorn in Switzerland. और कुछ उसी तरह के कुछ ऐसे कई ऐसे ग्लेशियर्स बनते हैं जो अलग अलग मतलब उसी तरीके के माउंटेन्स में, वो वहाँ पे जो लेक जो रेडी होते हैं वहाँ पे जो आइस से मेल्ट होके, तो वो पीक मतलब जो भी एक माउंटेन जो होता है उसके अंडर में वो जमा होता है, और वो जो आइस होता है वो एक पिरामिड के शेप में बन जाता है, पूरा पिरामिड के शेप में. ठीक है, तो उस ऐसा जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम है माउंट मैथेहॉर्न. ठीक है, वो स्विट्जरलैंड में जो है वो उसी टाइप में है, ऐसे एक पिक ऐसे पिरामिड के शेप में, और नीचे पूरा वो उसका लेक है. ठीक है. A glacier often acts like a plug or a gigantic piece of sandpaper because it erodes the land beneath it. The sand, gravel, clay, and boulders that it erodes are thereafter carried by the glaciers either on its surface within it or dragged along at the bottom. जो कुछ ऐसे ग्लेशियर्स जो होते हैं वो जैसे प्लग के तरह से दिखते हैं. ठीक है, और या फिर एक जिग्नेटिक पीस जैसे सैंड पेपर वगैरह होता है ना, उसके तरीके से दिखते हैं, क्योंकि उसकी जो लैंड है वो कैसे होती है, पूरी बीनीथ मतलब अंडर में होती है, और जो सैंड होती है वहाँ की मिट्टी या फिर जो भी क्ले वगैरह होता है वो जैसे मतलब पूरा जमीन में ऐसे उसके आजू बाजू में पूरा फैला हुआ होता है, तो उसकी वजह से उसके बॉटम में कुछ जो उनकी जो जमीन की जो सरफेस होती है वो कैसे हो जाती है, पूरी मतलब रफ टाइप में हो जाती है. ठीक है. एज टेम्परेचर्स इंक्रीज एंड द आइस मेल्ट्स, द ग्लेशियर्स लीव्स बिहाइंड और डिपॉजिट्स द लोड इट इज कैरिंग ऑन द वैली साइड्स एंड फ्लोर. और ऐसे इसमें वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज जैसे होता है, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे ही वो जो आइस है वो मेल्ट होते जाता है, और वहाँ के जो ग्लेशियर्स जो है वो बनते जाते हैं उसके नीचे में. ठीक है, वो वैली जो होती है माउंटेन की उसके नीचे या उसके साइड फ्लोर पे वो बनना स्टार्ट हो जाता है. दीज आर नोन एज मोरेंस. इसी को मोरेंस के नाम से भी जाना जाता है. When they form large fragments, they are known as steel and boulder clay deposits. और जब ये लार्ज इसमें बन जाता है तो उसको टील या फिर बोल्डर क्ले डिपॉजिट्स कहा जाता है. Dumplings, scarce, cames and outwash sand are other depositional features of glaciers, such as glacial deposits are typical of the Canadian Shield or in North America. और कुछ ऐसे ड्रमलिन्स, स्कार्स, केम्स और आउटवॉश जो मिट्टी है सैंड्स, ठीक है, वो ग्लेशियर्स के अलग अलग फीचर्स है मिट्टियों के. ठीक है, और कुछ जो ग्लेशियर्स है उनमें कुछ कैनेडियन शील्ड एरिया जो होता है कनाडा के साइड में, तो वो कहाँ पे है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में वगैरह ऐसे जो एरिया होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. Sometimes a glacier may reach the sea without melting. Here it may break up and form floating masses of ice called icebergs. कभी कभी कुछ जो ग्लेशियर्स होते हैं वो समुंदर में जैसे पहुंचने के लिए वो मेल्ट मतलब बिना मेल्ट के ही वो पहुंच जाते हैं, मतलब वो जो आइस होता है वो मेल्ट नहीं होता है, तो उसको तोड़ना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ के फिर उसको फ्लोट करना पड़ता है, तो ऐसे आइस को आइसबर्ग्स कहा जाता है. Many such icebergs are seen off the Scandinavian coast and in the Arctic Ocean. ऐसे जो आइसबर्ग है वो स्कैंडिनेवियन कोस्ट में या फिर आर्टिक ओशंस में हमें देखने को मिलते हैं. If the U-shaped valleys of glaciers extend down the sea level, they may be occupied by the sea, forming fjords as along the Norway coast. और वो जो ओशियंस जैसे वो आइसबर्ग जो होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं, यू शेप में होते हैं. ठीक है, और
उसके जो ग्लेशियर्स है वो भी ऐसे यू शेप में ही बनते हैं और वो सी लेवल के डाउन में जाके वो मतलब सी लेवल में से समुद्र के बॉर्डर में जाके वो वहाँ पे रहते हैं। और वो हमें कौन से जगह पे देखने को मिलते ज़्यादातर, नॉर्वे कोस्ट में, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा जो लैंडफॉर्म है वो है वाइंड लैंडफॉर्म्स। वाइंड लैंडफॉर्म्स देखते हैं। द रोल ऑफ वाइंड in altering the landscape is particularly noticeable in desert where the soil is sandy, dry and loose and where aridity or dryness is the main feature। हवा का जो रोल होता है, ठीक है, विंड का जो रोल होता है वो लैंडस्केप से जुड़ा होता है और पर्टिकुलरली जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है या फिर जो वो कैसी होती है, सैंडी होती है और सूखी होती है, ड्राई होती है और लूज भी होती है, ठीक है। तो उसके ड्राइनेस जो होती है वो उसका मेन फीचर्स होता है वहाँ के वाइंड्स का। द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन एंड मॉइस्चर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली लो ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। और वहाँ की जो वेजिटेशन वनस्पति या फिर वहाँ का जो मॉइस्चर क्लाइमेट है वो बहुत ही कम होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बारिश की कमी होती है, बारिश जो है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं गिरती है। एज द winds freely blow in the sandy areas, they carry loose sand particles which act as tools in scarping and polishing rocks to form different features। और ऐसे मतलब जो वाइंड्स जो है वो फ्रीली ब्लो होते हैं, इधर से उधर वो फ्रीली हवा चलती रहती है उसके ऐसे सैंडी एरियाज में। तो वो आराम से जो है जो भी मतलब मिट्टी में जो भी ऑब्स्टेकल्स या फिर कुछ भी पार्टिकल्स जो भी होते हैं सैंड में, तो वो इजीली उसको लूज करती है हवा जो होती है और उसके थ्रू जैसे रॉक्स के पत्थरों की पॉलिशिंग करना, स्कैल्पिंग करना, इसके लिए वो टूल्स वगैरह उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो भी अलग अलग डिफरेंट फीचर्स से। Many oases are formed in this way when groundwater comes to the surface. Wind also lifts sand particles and deposits them in far off areas। और वहाँ पे जो कुछ ऐसे ओसेस होते हैं जिसमें जो जमीन के अंदर का पानी होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है। और हवा जो होती है वो सैंड के मिट्टी की जो भी छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसको इधर से उधर वो हवा के थ्रू वो इधर से उधर वो लिफ्ट करती है और वो उस एरिया से कई दूर तक वो पार्ट्स जो है वो चले जाते हैं। When the wind comes in contact with harder rocks and sand blasting effect of the wind carves the rocks into peculiar looking pillars called rock pedestals। जब वाइंड जो है, हवा जो है वो अपने मतलब जैसे हार्डर जो रॉक्स होते हैं, मतलब ऐसे कठिन और कड़क जो पत्थर वगैरह होते हैं उनके कांटेक्ट में जब हवा आती है तो जो भी हवा होती है वो कार्स मतलब जैसे उन जो रॉक्स होते हैं, वो जो पत्थर होते हैं उनको वो मतलब थोड़ा सा उसको दबाव से वो बहा ले जाती है और उसमें जो पेक्यूलियर पिलर्स वगैरह जो होते हैं जिससे वो बनाए जाते हैं उसको रॉक पेडेस्टल कहा जाता है। At times, erosion of these rocks is maximum at the base as the wind cannot carry the sand to a greater height, leading to the formation of mushrooms, rocks और गौर। मैक्सिमम कभी कभी जो है मैक्सिमम टाइप्स के जो पत्थर होते हैं वो वाइन के मतलब जैसे वाइन उसको कैरी भी नहीं कर सकती है, ऐसे टाइप में कुछ होते हैं। तो वो जो सैंड होती है वो मतलब उसमें बेटर ज़्यादातर मतलब बड़े बड़े हाइट के वो पत्थर होते हैं जिसको मशरूम रॉक्स कहा जाता है या फिर उसको गौर के नाम से भी जाना जाता है। न्यूमेरियस एग्जाम्पल ऑफ दिस आर विजिबल इन द सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। और कई ऐसे इन पत्थरों के जो एग्जाम्पल्स है वो हमें सहारा डेजर्ट्स में अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। When the speed of the wind decreases, it deposits the sand and particles it was carrying along with it as more and more sand gets deposited here। और जब हवा जो है वो बढ़ती है, डिक्रीज होती है और उसकी जो स्पीड है वो जैसे कम होती जाती है तो सैंड जो है वो उसके कुछ पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे से मतलब वो कैरी
कैरी करते हैं खुद के साथ, हवा के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है वो उसमें डिपॉजिट की करती जाती है। A hill of sand known as a sand dune is formed shaped by the movement of the winds। और ऐसे जो हवा मतलब हिल जैसे टेकड़ियों की जो मिट्टी है वो हवा के थ्रू जैसे बहती है उसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, और वो वाइंड्स के शेप में मतलब हवा जिस शेप में उसको उड़ाती है वो वैसे ही उड़ती है। अकॉर्डिंग टू देयर शेप सम सैंड ड्यून्स में बी क्रिस्टल शेप्ड barkens while other may be longitudinal shape। और उनके शेप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सैंडल्स जो होते हैं वो क्रिसेंट शेप में बनते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ब्रैकेंस उसमें आते हैं, और उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो शेप होती है उसकी वो भी अलग अलग तरीके से वो बनती जाती हैं। These sand dunes are not static, instead they move in the direction of the wind। Such dunes can be found in both the Indian and the Sahara deserts। और वो जो सैंड होती है, सैंड ड्यून्स जो होती है वो स्टैटिक्स नहीं होते हैं या फिर इंस्टेड नहीं होते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव होते हैं जिस डायरेक्शन से हवा जाती है। और कुछ जो ड्यून्स होते हैं वो जैसे इंडियन और सहारा डेजर्ट में ऐसे हमें मिट्टियाँ वगैरह जो भी सैंड होती है वो हमें देखने को मिलती है। However, migrating sand dunes pose a threat to human settlements, forest and farmlands। ऐसे जो मिग्रेटिंग सैंड ड्यून्स जो होती है वो हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए मतलब लोगों को घर वगैरह बनाने के लिए और जंगलों में या फिर खेती में वगैरह ऐसे मिट्टी का यूज किया जाता है। Sometimes the fine sand can be carried to great distance and deposited over large areas beyond the desert's limits on the neighboring lands, forming losses deposits which are deposits of slate, usually yellow in color and very fertile। कभी कभी जो फाइन सैंड्स होते हैं वो बड़े बड़े डिस्टेंस पे वो लार्ज एरिया में वो जो भी चीज़ें होती है वो कैरी करते हैं, और डेजर्ट्स की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, नेबरिंग लैंड्स मतलब उसके बाजू का जो भी लैंड होता है वहां तक वो लेके जाते हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो यूजुअली जैसे येलो कलर में जैसे जो मिट्टी होती है या फिर पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। These may bury all landforms in an area। The most extensive deposits of losses in found in the Losses Plateau of Huanghe River Basin in China। और जो ऐसे कुछ लैंडफॉर्म्स एरिया है जिसमें ऐसी मिट्टियाँ जैसे सैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट जो मतलब ऐसे जो लॉसेस जो होते हैं ऐसी जो मिट्टी जो सैंड होते हैं वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, चाइना में जो एक हैंग हो रिवर के जो खोरे हैं बेसिन्स है वहाँ पे जो चाइना में है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म है मरीन लैंडफॉर्म। Along the coast, the main agents of gradation responsible for creating and changing landforms are sea waves, currents and tides। और कुछ ऐसे कोस्ट होते हैं, ऐसे कुछ प्रदेश है जिसमें ग्रेडेशन किया जाता है, जिसमें हम कुछ ऐसे क्रिएटिंग होती है, वहाँ की जो लैंडफॉर्म होती है वो चेंज होती हैं, ठीक है, और वो उसके जो समुद्र के वेव्स होते हैं वो या फिर जो भी उसके टाइड्स होते हैं लहरें होती हैं वो उस तरफ में वो उड़ के आती है या उस तरफ में वो मूव होती है। Waves the most powerful agents of marine action originated due to the sweeping of winds over the surface of water and gradually become higher and swifter as they move towards the shore। और ये जो समुद्र के जो वेव्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और उसमें मरीन एक्शंस की जाती हैं, और उसकी जो हवा है वो स्वीपिंग होती है वाइंड्स, और हवा के थ्रू वो जो लहरें हैं वो स्विप्स की जाती हैं, और वहाँ का जो पानी होता है समुद्र का वो ग्रेजुअली मतलब हायर उसकी लहरें बढ़ती जाती ऊंची होती हैं और वो स्विफ्टर होती हैं जो इधर से उधर वो फिर मूव आराम से की जाती हैं। The work of the wave is however confined to a narrow belt along the coast।
और वो जो वेव होती है उनका जो वर्क होता है वो किस शेप में होता है, नैरो, मतलब बहुत ही नैरो ऐसे शेप में होता है वो कोस्ट में। As the waves come in and break on the shore, they erode the land and carry the material away. और फिर वो क्या करते हैं, वेव्स जो है वो आते हैं और जो भी सैंड, जो उसके किनारे पे जो भी सैंड होती है उसमें कुछ भी जो मटेरियल्स होते हैं उसको वो कैरी करके वो मटेरियल दूर फेंक देते हैं। Where the rocks on the coast are soft, marine erosion pushes back the shoreline and carves out sea cliffs and wave-cut terrace और प्लेटफॉर्म्स। और जो कुछ ऐसे मरीन चीज़ों की इरोजन्स होती है वहाँ पे, जो कार्व्स वगैरह जो होते हैं समुद्र के, जो कुछ छोटे मोटे क्लिफ्स होते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, उसके अपने मतलब अलग जो प्लेटफॉर्म्स होता है, मतलब जैसे लैंड हो गया है ना, समुद्र में कुछ अगर क्लिफ्स होते हैं तो वो लहरों के थ्रू वो सैंड में जाके वो मिलते हैं, ठीक है। So a cliff is defined as a steep vertical rock facing the sea, for instance the white cliffs of Dover, England। और ऐसे जो क्लिफ्स है वो हमें ज़्यादातर इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं, जो वाइट क्लिफ्स है वहाँ पे। On the coast with alternate bands of hard and soft rocks, the softer ones are eroded by waves to form a bay, which is an area of water surrounded by land, and the harder rocks remain as headlands or capes, the Cape of Good Hope, Africa। ठीक है, जैसे कुछ कोस्ट होते हैं, ऐसे कुछ कोस्टल रीजन है जहाँ पे बहुत ही हार्ड और सॉफ्ट ऐसे पत्थर वहाँ पे हम होते हैं और जो सॉफ्टर पत्थर होते हैं वो जो वाटर का जो भी आजू बाजू का जो एरिया होता है उसके सराउंड में पूरे जमीन में वो फैले होते हैं, ठीक है। और उसी में कुछ हार्डर रॉक्स भी होते हैं जो जैसे अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का जो कोस्ट है वहाँ पे ऐसे हमें जो पत्थर वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। Caves are formed when the headlands are eroded back and over a period of time these are further eroded to form arcs which eventually collapse and form islands, tracts and stumps। और ये जो केप्स होते हैं वो मतलब कैसे उनकी हेडलैंड्स होती है, मतलब ऊपर के इसमें उसकी लैंड होती है और सारे जो पीरियड पूरे टाइम तक वो इधर से उधर वो क्या होते हैं फैलते रहते हैं या इधर से उधर उनकी लहरें बहती रहती हैं। The waves many also deposit and the sand eroded material they carry along the shore causing the formation of beaches, for example Marine Beach in Mumbai। और कुछ ऐसे जो वेव्स होते हैं जो सैंड को अपने अंदर लेके जाते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, उनके जो भी मटेरियल्स होते हैं सैंड में जो भी वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीचेस जो है, ऐसे बीचेस जो है हमें मुंबई में जो ऐसे एक बीच है मरीन बीच जो मुंबई में है वो हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। Sometimes sand and pebbles get deposited to form a low-lying ridge called a spit, whose one end is usually attached to the mainland। जो कभी कभी कुछ जो सैंड से फिर जो छोटे छोटे पेबल्स पत्थर वगैरह जो होते हैं वो उनको लो लेइंग रिज में वो उसको बहा के ले जाते हैं जो मेन लैंड में होता है, और वो मेन लैंड जो होती है वहाँ पे वो जाके अटैच्ड होते हैं। When a spit grows in length across the coast, it may form a sandbar। और कुछ ऐसे स्पिट्स जो है उसकी जो लेंथ जब ग्रो होती है और वो कोस्ट को क्रॉस करती है तो उसको सैंडबार कहा जाता है। Often sandbars cut off a part of the sea to form lagoons और backwaters। और कुछ ऐसे सैंडबार्स जो है वो कहीं कहीं बहते बहते वो कट ऑफ हो जाते हैं, वहाँ पे कट हो जाते हैं उनका कुछ पार्ट, तो वो समुद्र का कुछ पार्ट वहाँ पे बैक हो जाता है तो उसको लगून्स कहते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से वो पानी वापस आता है ना, तो वो बैक वाटर्स कहते हैं या फिर लगून्स कहते हैं। द केरला बैक वाटर्स इन इंडिया आर अ चेन ऑफ brackish or salt water lagoons and lakes lying parallel to the Arabian Sea coast of Kerala। और केरला में ऐसे बैक वाटर्स जो है वो इंडिया में है केरला में, और उसकी जो चेन है वो पूरी सॉल्ट वाटर लगून्स, मतलब समुद्र का जो खारा पानी होता है उसको सॉल्ट वाटर जो होता है
उसमें वो जाके मिलता है और सारे जो लेक्स है उसकी जो पैरेलल है वो अरेबियन सी को जुड़ते हैं, जो केरला से और अरेबियन सी से वो जुड़ के आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल, अ प्रीशियस रिसोर्स। One of the most important effects of weathering and erosion is the formation of soil. When the rock of the lithosphere break up, a layer of loose rock fragments known as regolith is formed. कई बार ऐसा मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसी चीज़ है, जो वेदरिंग जब चेंज होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब वेदर चेंज होता है तो उसमें जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो भी चेंज होता है, बनता जाता है। और जब रॉक्स जो है वो लिथोस्फीयर में जब रॉक ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो उसकी एक लेयर बन जाती है जिसको रेगोलिथ कहा जाता है। The natural elements of the climate together with plants and animals help in the decay of the regolith to form soil. और नेचुरल एलिमेंट्स जैसे क्लाइमेट का जो नेचुरल एलिमेंट होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक साथ वो आता है और वो रिगोलिथ या फिर सॉइल को बनने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। सॉइल देन इज द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद सम वाटर एंड एयर बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉइल जो होती है उसका जो लेयर होती है अर्थ पे, जो उसकी वो सरफेस जो होता है वो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वहाँ पे टूटते हैं, है ना, कई पत्थर ऐसे टूट जाते हैं, तो उसके जो उसमें से कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसमें अगर हमने पानी ऐड कर दिया कुछ पानी से, फिर वो और हवा उसमें मिलती है, तो वो उसके जो पार्टिकल्स है वो उसके पार्टिकल्स के अंदर तक वो पानी हवा जाती है और उसमें से कुछ हम प्लांट्स या फिर वेजिटेशन वहाँ से ग्रो होती है। अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। Soil profile is a vertical section through this soil revealing the successive layers down to the bedrock. As the soil develops in an area, it consists of the following layers. Soil profile जो है वो vertical section में होती है, उसमें सॉइल जो है उसकी जो लेयर्स डाउन नीचे से जो उसकी लेयर आती है वो एक बेडरॉक की तरह से वो बनती है, और उसके कुछ एरिया होता है उसके अंदर का, वो हम उसके जो लेयर्स बनते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है द टॉप सॉइल और द सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इट इज मोर फर्टाइल एज इट कंटेन्स मोर ह्यूमस मिनरल्स सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जहाँ से पेड़ों की जैसे प्लांट्स की जो उससे ग्रोथ होती है, तो उसकी सबसे अंडर की जो नीचे की ग्रोथ होती है, जो लेयर होती है उसको टॉप सॉइल कहा जाता है। मतलब एक सॉइल का एक पार्ट होता है वो कुछ लेयर से बनाया जाता है और कुछ पार्टिकल्स उसमें होते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और उसमें ह्यूमस, मिनरल, सॉल्ट और पानी का उसमें एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद है सब सॉइल। द सबसॉइल लेइंग बिलो द सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ कोरेजर पार्टिकल्स दैट हैव नॉट बीन फुली वेदर्ड एंड डिकम्पोज्ड। जो सबसॉइल होती है वो उसके जो टॉप सॉइल है उसके नीचे की लेयर होती है, और वो किससे बनती है, कोर्सर पार्टिकल्स से बनती है, और जिसमें पूरा वेदर होता है, पूरे वेदर पे वो डिपेंड होता है और उसमें डिकम्पोज्ड चीज़ें होती हैं। ठीक है, एज इट डज नॉट कंटेन मच ऑर्गेनिक मैटर, इट इज नॉट एज फर्टाइल एज द टॉप सॉइल। और उसमें ना ही कोई ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें ऐड की जाती है और ना ही वो टॉप सॉइल की तरह फर्टाइल होती हैं। Below the subsoil, very little weathering of rock has taken place and this zone of almost solid rock is the bedrock layer. फिर सबसॉइल के नीचे एक दूसरी लेयर होती है, वो किसके जोन से बनती है, जैसे रॉक्स की पत्थरों से ही वो पूरा बनाया जाता है वो लेयर, उसको बेडरॉक लेयर कहा जाता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉइल इज कॉन्टीजेंट अपॉन सिविरल फैक्टर्स। उसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं, उसमें पहला है द पेरेंट रॉक टाइप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द मिनरल्स एंड केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ द रॉक डिटरमाइंस द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड सॉइल टेक्सचर।
रॉक जो है वो उसमें पेरेंट रॉक होते हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं स्पेशली उसमें ज़्यादातर मिनरल्स और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसमें पत्थर होते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो वो सॉइल में भी होते हैं, ठीक है। जो सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं उसी किसी सॉइल टेक्सचर से वो बनाया जाता है। उसमें क्लाइमेट particularly temperature and the amount and kind of rainfall lead to formation of different soil types। और सॉइल की जो टाइप्स है उस वो अलग अलग सॉइल के टाइप्स होते हैं उसमें ऐड, जैसे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं वो जो सॉइल्स होते हैं। और पर्टिकुलरली ज़्यादातर टेम्परेचर में इम्पोर्टेंट होता है उसमें, और अमाउंट ऑफ काइंड रेनफॉल मतलब थोड़ी सी उसमें बारिश का कितना अमाउंट चाहिए होता है उसमें, ये सारी चीज़ों का वो मिक्सचर होके पूरा वो बनता है। उसके बाद है द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन, स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ रिवर स्लोप्स ऑफ लैंड एंड कोस्टल लोकेशन अफेक्ट द सॉइल एंड इट्स ड्रेनेज। और प्रदेश का जो भी कोई प्रदेश है, जो भी रीजन है, उसके कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रिवर चाहिए मतलब नदियाँ होनी चाहिए, लैंड स्लोप्स होनी चाहिए, और कोस्टल लोकेशन में जैसे सॉइल का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, और ड्रेनेज मतलब गटार वगैरह जो भी है वो भी उसकी भी मतलब अच्छे से लोकेशन जो है उसका सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक लाइफ इंक्लूडिंग वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट एंड एयर इन द सॉइल। और ऑर्गेनिक लाइफ वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उसमें वेजिटेशन भी होनी चाहिए, वनस्पति और ऑर्गेनिजम्स, और कुछ जैसे ह्यूमस जो है वो उसका इंक्रीज ज़्यादा होना चाहिए, और हवा जो है वो मिट्टी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। The amount of time taken in formation determines if the soil is well developed or not। और टाइम कितना लगता है उसमें कोई भी वेजिटेशन ग्रो होने के लिए, वो जो चीज़ें होती है, और उसमें फॉर्मेशन कितने टाइम तक होगा वो किस पे डिपेंड होता है, वहाँ के टाइम पे डिपेंड होता है कि वो कितने टाइम में जो, और सॉइल पे डिपेंड होता है कि सॉइल कितनी डेवलप्ड है, कितनी फर्टाइल है या नहीं है, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है कि उस वेजिटेशन को कितना टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मिट्टी का जो प्रदूषण वगैरह होता है वो, और उसका कंजर्वेशन कैसे करें, मतलब उस प्रदूषण को या मिट्टी के इरोजन को किस तरह से हम रोकें। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस। Natural agents, especially running water and wine, and certain human activities such as improper plugging, deforestation, and overgrazing of animals destroy the soil cover in many areas। मतलब सॉइल का इरोजन बढ़ने का जो रीजन्स है, बढ़ने के जो रीजन्स है वो क्या है, जैसे रनिंग वाटर है, हवा है ना, और उसमें ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐड होती है, जैसे अच्छी तरीके से खेती में प्लगिंग ना करना, डिफॉरेस्टेशन करना मतलब जंगल को नाश करना, और ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करना है ना, एनिमल्स की हंटिंग करना, मारना, और ये सारी जो चीज़ें उससे भी सॉइल का इरोजन होता है। If man the forces of nature remove the top layer of soil faster than the soil forming processes can replace it, soil erosion occurs। अगर कोई मतलब अगर मैन जो है वो नेचर के जो फोर्सेस होते हैं अगर उसको रिमूव कर देता है, या टॉप लेयर जो है वो सॉइल जो है मतलब जैसे पेड़ पौधे अगर जैसे काटे तो हमने वो जो रूट जो है पेड़ पौधे के वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर हमने उसी को निकाल दिया तो वो सॉइल जो है वो छूट जाएंगे ना, तो सॉइल जो है वो उसका इरोजन बहुत ही ज़्यादा होगा। Since soils is such a valuable gift of nature, we must do everything we can to conserve it। और सॉइल जो है उसकी वैल्यू मतलब वो एक वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे लिए, है ना, जो सॉइल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए उसको हमें कंजर्व करना ही चाहिए। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग एंड इंश्योरिंग अफॉरेस्टेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल। मतलब ओवर ग्रेजिंग को चेक करना मतलब जैसे हंटिंग वगैरह जो है उसको कम करना, और
कुछ मतलब टॉप जो सॉइल में जैसे मिट्टी को जैसे पेड़ पौधों को नहीं मतलब काटना नहीं है ना, ये सारी चीज़ों के अगर हम इसको देखेंगे तो टॉप सॉइल्स जो है हमारी वो प्रोटेक्ट होंगी। Good agricultural practices like contour plugging, decreased cultivation along slopes, crop rotation, and sensible use of organic and inorganic fertilizers are all measures that must be adopted to check soil erosion and promote conservation of soil। और उसी के साथ साथ अच्छे से खेती बाड़ी करना है ना, खेती में जैसे प्लगिंग अच्छे तरीके से करना, मतलब वो सॉइल जो है वो अच्छे से बनी रहती है, उसका इरोजन नहीं होता है। और क्रॉप रोटेशन करना, मतलब पेड़ किस तरह से रोटेशन में उसको लगाना है ना, और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक उसको फर्टिलाइज करना मिट्टी को, है ना। और केमिकल्स का यूज ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल जैसे हम क्रॉप्स पे डालते हैं तो वो मिट्टी में भी गिरता है, सॉइल में भी गिरता है, उससे भी सॉइल इरोजन होता है, प्रदूषण होता है, सॉइल खराब होती है, इनफर्टाइल होती है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो ये लेसन है ये यहीं पे ख़त्म होता है, लेसन नंबर 4 ज्योग्राफी का। ठीक है, अगर आज के इस लेसन से, आज के इस वीडियोस में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।